आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 296। जय और वैशाली जब अपने मेडिटेशन से बाहर आते हैं और उनका ध्यान आसपास जाता है तो वे दंग रह जाते हैं। उनका ध्यान सबसे पहले पांचों एम्परर पर जाता है जिनके चेहरे पर चिंता के भाव थे, वहीं पर फिर उनका ध्यान उन अनजान चेहरों पर जाता है। जय तुरंत ही सारी बात को समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वह उस प्रिंस की तरफ देखता है। प्रिंस का ध्यान भी जय पर आता है और वह जय को गुस्सैल नजरों से देखता है। वह कहता है, बच्चे, तुमने इस राजकुमार का अपमान किया है और तुम मौत के हकदार हो। अगर तुम अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। जय दिलीप की बात को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? भला कौन अपने आप को किसी के सामने झुकाएगा जब उसे पता है कि वह उसके हाथों मरने ही वाला है। वह कहता है, ये यंग मास्टर भी तुमसे नाराज हुआ है तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगो और मेरे ससुर जी को जो चिंता तुमने दी है उसके लिए उनसे भी माफी मांगो। इस बार हैरान होने की बारी केवल राजकुमार की नहीं बल्कि सभी की थी। वहीं पर वैशाली और वसुंधरा के चेहरे से अचानक हंसी ही निकलने वाली थी। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि कोई इस तरह से किसी राजकुमार से बात कर रहा हो। दिलीप को लगता है कि शायद वह लड़का उसे जानता नहीं है, इसलिए वह कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस साम्राज्य का राजकुमार दिलीप चक्रवर्ती हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को तुरंत मसल सकता हूँ। जय जब ये सुनता है तो वह गुस्सा होने की बजाय हंसते हुए कहता है, तुम और मेरे खानदान को मसलना तो दूर की बात है, तुम मुझे ही मसल कर दिखाओ। और अपनी पहचान क्या बता रहे हो? मुझे पता है कि तुम वही प्रिंस हो जिसके नाम पर न जाने कितने काले कारनाम हैं। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। पहला, तुमने आज से 7 साल पहले एक गांव के सारे लोगों का ब्लड सेक्रीफाइस किया था जिससे वह गांव आज किसी कब्रिस्तान में बदल गया है। दूसरा, आज से 5 साल पहले तुमने 1000 से भी ज्यादा नव शिशुओं की बलि दी थी। मैं तुम्हें ये गिनाने में भी घिन महसूस कर रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक प्रिंस कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमसे अच्छा तो वह हर्ष है जिसने कल्टीवेशन के कोई तरीके को न खोज पाने के बावजूद भी बुराई के रास्ते को नहीं अपनाया। जय की बातों को सुनकर वह प्रिंस हैरान हो जाता है कि भला जय को इस सब के बारे में कैसे पता, क्योंकि उसने ये सारे कारनामे बहुत ही गुप्त तरीके से किए थे और उसके पिता और कुछ हाई स्टेट्स के लोगों को छोड़कर इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। वह जय की तरफ हैरानी से देखता है कि शायद वह कोई ताकतवर बैकग्राउंड तो नहीं रखता, लेकिन तभी वह आसपास के लोगों की बातों को सुनता है और उसका गुस्सा बाहर आ जाता है जो कि उसके सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। वह गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमार पर इस तरह के घिनौने आरोप लगाने की? तुम्हें भी ये घिनौने लगते हैं तो तुम ऐसे काम कर कैसे सकते हो? छी, मुझे तो तुम्हें देखकर ही घिन आ रही है। जय कहता है। वहीं पर उसकी ये बात उसी पूरी तरह से बेकाबू बना देती है और दिलीप चिल्लाते हुआ कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राघव, मैं चाहता हूं कि तुम उसे पकड़कर मेरे पास लाओ और इस पूरे साम्राज्य को धूल में बदल दो। उसके ऐसा कहते ही आसमान में एक बड़ी सी दरार पैदा होती है और उसमें से एक काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति बाहर आता है जो कि बहुत ही बदसूरत दिख रहा था। वह व्यक्ति बाहर आने के साथ ही अपना हाथ लहराता है और सामने की तरफ दरार पैदा होती है और उस दरार से 3 आदमी बाहर निकलते हैं जो कि वे तीनों थे जिनसे एम्परर होना और बाकी के एम्परर्स को उम्मीद थी। ये तीनों जमीन पर गिरते हैं और खून की उल्टी कर देते हैं। वह आदमी कहता है, मुझे लगा था कि तुम में से कम एक तो सुप्रीम रैंक पर होगा, लेकिन तुम तीनों ही अपनी जिंदगी की आखिरी डोर से बंधे हो। अगर तुम 10 साल और कल्टीवेशन करते तो शायद सुप्रीम रैंक पर पहुंच जाते, लेकिन अब तुम अपनी मौत को गले लगा सकते हो। वे तीनों बूढ़े आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनमें से एक कहता है, हम तीनों ने जिंदगी भर साथ लड़ाई लड़ी है तो चले ये आखिरी लड़ाई भी उसी तरह लड़ते हैं, भले ही हम हार जाएं लेकिन अपने घर की बेटी को इस तरह किसी भी लाभ के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। वे तीनों कहते हैं और खड़े हो जाते हैं। वहीं पर ऊपर वह व्यक्ति जो कि पूरी तरह से काले वस्त्रों से ढका हुआ था थोड़ा हैरान होता, लेकिन फिर हंसते हुए कहता है, तो तुम तीनों एक संयुक्त तकनीक का अभ्यास करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम उस तकनीक के बावजूद भी मरोगे ही। वहीं पर वे तीनों बूढ़े आदमी अपने हाथ की मुद्राओं को बदलते हैं और उन तीनों के शरीर से एक ऊर्जा का स्तंभ बाहर निकलता है जो कि आसमान में जाकर मिल जाता है और एक आकृति का निर्माण करता है जो कि एक दिव्य आकृति थी जिसके चारों ओर बिजली के स्तंभ बने हुए थे। वहीं पर इस वक्त 3 दिशाओं से बहुत ही सुनहरी ऊर्जा आकर उस आकृति से मिलती है। इस सुनहरी ऊर्जा को देखकर न सिर्फ वह काले कपड़े से ढका आदमी बल्कि जय, राजकुमार और मंत्री भी हैरान हो जाता है। यह एक साम्राज्य की जनता के भरोसे से बनने वाली ऊर्जा थी और ये केवल तभी बन सकती थी जब किसी साम्राज्य के लोगों का अपने साम्राज्य पर भरोसा बहुत ही मजबूत हो। इस साम्राज्य के बारे में जरूर कुछ खास बात है। वहीं पर वे तीनों बूढ़े आदमी उस साम्राज्य की ऊर्जा की मदद से और भी ताकतवर हो जाते हैं और एक धमाके के साथ वे सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, चाहे कोई भी हो, हमारा साम्राज्य काय नहीं है और एक साथ लड़ने को तैयार है। इस वक्त तीनों साम्राज्य के लोगों के मन में बहुत ही क्रांतिकारी भाव जागृत हो रहे थे और वे लड़ने को तैयार थे। उनका पूरा शरीर सुनहरी ऊर्जा से चमक रहा था।
उन्हें नहीं पता था कि उनके मन के वे भाव किसी को ताकत प्रदान कर रहे थे। अब तो वह काले कपड़ों से ढका आदमी भी थोड़ी चिंता में आ जाता है। वह कहता है, मुझे तुम लोगों को खत्म करना ही होगा और इस साम्राज्य को भी, लेकिन सच में तुम्हारा ये साम्राज्य बहुत ही बड़ा खजाना है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं ये सारी एनर्जी जरूर अवशोषित करता, लेकिन तुमने जब ये सारी एनर्जी बर्बाद कर ही दी है तो सजा को भुगतो। वह काले कपड़े से ढका आदमी यह कहता है और अपने पास से एक कुल्हाड़ी को निकालता है जिसका धातु भला भाग अनावश्यक रूप से बहुत ही आगे की तरफ निकला हुआ था। वह अपनी उस कुल्हाड़ी को आगे बढ़ाता है और अपनी सारी ऊर्जा को उसमें केंद्रित करता है। वह कहता है, तुम मेरे सबसे ताकतवर हमले का सामना करने वाले हो जो किसी सुप्रीम एम्पर योद्धा को तुरंत मारने के लिए काफ़ी है। मैं भी तुम्हारे इस हमले की ताकत देखना चाहूँगा कि ये एनर्जी केवल दिखावे के लिए है या फिर इसका कोई उपयोग भी है। वह ये कहता है और अपनी कुल्हाड़ी को चला देता है। उसकी कुल्हाड़ी से लाल और काले रंग की एक ऊर्जा का स्तंभ निकलता है और जो कि तेजी से उन तीनों ग्रेट एंसेस्टर की ऊर्जा से बने बिंब की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पर वे तीनों भी ऊर्जा को पूरी तरह से इकट्ठा कर उसे रिलीज कर देते हैं और एक सुनहरा ऊर्जा का बिंब बनता है जो कि एक भले का रूप ले लेता है। वह बाला तेजी से आगे बढ़ता है और प्रकाश से भी तेज गति से उस लाल रंग के स्तंभ से टकरा जाता है। इस हमले से एक बहुत ही खतरनाक ऊर्जा का निर्माण होता है और आसमान में दरारें पैदा होने लगती हैं। वे दोनों हमले आपस में टकराते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक नया सूरज धरती पर ही आ गया हो। सभी उस ऊर्जा के प्रभाव से फिनते हुए दूर हो जाते हैं। वैशाली और जय भी अलग नहीं थे, वे भी कुछ इसी तरह पीछे हो जाते हैं। जय अपने एब्सोल्यूट स्टेप्स का इस्तेमाल करता है और वैशाली के साथ उस जगह से कुछ दूरी पर आ जाता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 297। अभी तक हमने देखा कि राघव नाम का राजकुमार की तरफ से एक योद्धा सामने आता है जो कि एक सुप्रीम एम्पर था और उसका सामने करने के लिए तीनों ग्रेट एंसेस्टर अपने अपने साम्राज्य के साम्राज्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिससे वे लगभग उस स्तर के योद्धा बन जाते हैं। उन दोनों का ही ताकतवर हमला आपस में टकराता है। वह जिस जगह पर टकराता है उस जगह से किसी दर्पण की तरह आकाश में दरारें पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वे दरारें बढ़ते बढ़ते किसी बवंडर की तरह हो जाती हैं। वहाँ पर आसपास मौजूद सभी योद्धा तुरंत पीछे हो जाते हैं। वैशाली और जय भी पीछे हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त वैशाली के चेहरे पर चिंता की एक लहर थी। जय उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। जय की ये बात मानो उसके लिए एक दवाई की तरह थी। उसकी चिंता तुरंत गायब हो जाती है और वह उस टकराव की तरफ देखने लगती है। कुछ ही पल में वह टकराव एक तरफा हो जाता है और वह सुनहरी रोशनी उस लाल और काले रंग की रोशनी को काटते हुए आगे बढ़ती है। वह कुछ ही पल में उस काले कपड़ों से ढके व्यक्ति से टकरा जाती है। जब वे तीनों बुरे आदमी ये देखते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। वहीं पर ऊर्जा के अभाव की वजह से वह बिंब जो कि अभी आसमान में बना था गायब हो जाता है। वहीं पर उस काले कपड़े वाले योद्धा को हारता हुआ देखकर राजकुमार और वह मंत्री दोनों ही परेशानी में आ जाते हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि इन तीनों साम्राज्यों के पास इस तरह के छुपे हुए योद्धा होंगे। वे अब दुविधा में थे। वह प्रधानमंत्री राजकुमार से कहता है, राजकुमार अभी के लिए हमारा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी इनसे पंगा लेना चाहिए। राजकुमार दिलीप चक्रवर्ती जब ये सुनता है तो वह थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे भी उस बात में थोड़ा तर्क लगता है। लेकिन इस वक्त वह कुछ महसूस करता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है, अभी नहीं, क्योंकि अब इन लोगों की तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनकर वह प्रधानमंत्री भी हैरान होता, लेकिन तभी वह भी कुछ महसूस करता है और आसमान में देखता है जहां पर टकराव हुआ था। वहां से जब सब कुछ साफ होता है तो उन लोगों के सामने एक आभा प्रकट होती है जिसने उस काले कपड़ों से ढके हुए व्यक्ति को बचा लिया था। वह आभा किसी बुरे आदमी की दिख रही थी जिसके एक तरफ पर सिंह भी था। वह एक बुरा आदमी था और यहाँ पर उसकी केवल डिवाइन सॉल का एक हिस्सा ही आया था। सुप्रीम रैंक से आगे देव रैंक पर पहुँचने के लिए किसी भी व्यक्ति अपनी सॉल को कल्टीवेट कर एक डिवाइन सॉल में बदलना होता है। ये डिवाइन सॉल का एक हिस्सा ही किसी सुप्रीम एम्परर के लिए काफ़ी होता है। वह आभा सामने की तरफ देखती है और फिर राघव की हालत देखती है। वह राघव के ऊपर कुछ मुद्राएं बनाती है और उसे आकाश में छुपा देती है। ये सब करने के बाद वह आखिरकार उन तीनों बुरे आदमियों की तरफ देखती है। वह बुरा आदमी कहता है, तो तुम तीनों हो वो जिसने मेरे शिष्य को घायल किया है। मैं तुम लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम इस साम्राज्य के राजा की कुर्सी मेरे दूसरे शिष्य को दे देते हो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो तो पहले से मुझसे तो निपट लो, बाद में उन लोगों को सजा देते रहना। इस वक्त एक दिव्य आवाज़ चारों ओर गूंजती मानो स्वर्ग से आ रही हो। यह आवाज़ आने के साथ आकाश में एक दरार पैदा होती है और अब बूढ़ा आदमी सभी की नज़रों के सामने आता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि भास्कर था। वह आने के साथ ही कहता है, क्यों दिवाकर, तुम इतने साल में बिल्कुल भी नहीं सुधरे और अब तो तुम नए बकरे भी रखने लगे हो। लेकिन तुम्हारे शिष्य उतने भी खास नहीं हैं।
ये सुनकर वह परछाई जो कि सामने थी पहले तो हैरान होती, लेकिन फिर हंसते हुए कहती है, तुम मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इस छोटी सी जगह पर होगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और अगर तुम इस मामले में पढ़ना चाहते हो तो तुम अपनी मौत को जल्दी ही बुला रहे हो। जब भास्कर यह सुनता है तो वह बुरी तरह हंसने लगता है। वह कहता है, मैं अपनी मौत को बुला रहा हूँ, क्या भूल गए उस वक्त किस तरह तुम अपनी जान बचाकर भाग रहे थे? और हाँ, तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? मैंने सुना कि मेरा हमला गलती से वहाँ पर लग गया था। अरे नहीं, तुम तो नपुंसक बन गए हो। उसकी ये बात मानो सामने वाले व्यक्ति के बिल्कुल कमजोर हिस्से पर लगी हुई वह बुरी तरह दांत घिसने लगता है। लेकिन फिर भी वह अपनी स्थिति को देखते हुए कहता है, तुम इस जगह को बचाने के लिए क्यों आए हो? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि इस जगह से तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं होगा। ये सुनकर भास्कर कहता है, था तो नहीं, लेकिन अब है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ये शिष्य जिस लड़की को परेशान करने आया है वह मेरी यंग मैडम है, और वह लड़का मेरा यंग मास्टर। मैं हेवनली पैलेस का प्रोटेक्टर हूँ और तुम इस वक्त हेवनली पैलेस के इलाके में खड़े हो। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी दंग रह जाता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी ही नहीं बल्कि इस वक्त सभी के सभी दंग रह जाते हैं। ये ताकतवर बूढ़ा आदमी जय के हेवनली पैलेस का एक प्रोटेक्टर है। ये सच में हैरान करने वाला तथ्य था। वहीं पर अब तक हर्ष भी वापस आ गया था। वह हेवनली पैलेस जुड़ने का निर्णय को पहले ही बना चुका था, लेकिन जब वह इस दृश्य को देखता है तो वह और भी पक्का इरादा कर लेता है। वहीं पर वह बूढ़ा आदमी जय को देखता है और उसे कुछ अलग तो महसूस होता है जो कि एक ग्रैंड मास्टर उसे महसूस नहीं करा सकता था। लेकिन फिर भी वह थोड़ी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा स्तर इतना नीचे गिर गया है भास्कर, जो तुम एक ग्रैंड मास्टर स्तर के बच्चे को अपना यंग मास्टर कह रहे हो। ये सुनकर भास्कर गुस्सा होने के बजाय कहता है, तुम बाद में समझ जाओगे कि उस लड़के में अलग क्या है और उसकी असली पहचान क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम अपनी इस सॉल के हिस्से से अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। वह ये कहता है और अपना हमला करता है, जिससे वह काले कपड़े पहना हुआ योद्धा और वह सॉल दोनों ही धमाके से खत्म हो जाती हैं। वहीं पर जब वह राजकुमार ये देखता है तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है। उसकी दोनों ही उम्मीद चकनाचूर हो गई थी। वह तुरंत नाव को तेज करने की बोल वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जय चिल्लाते हुए कहता है, चिंता ना करें प्रिंस, अभी आपको कोई भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आज से 3 साल बाद हर्ष आपको चुनौती देने के लिए आएगा, और वो भी जन्म और मृत्यु की। उस वक्त में देखना चाहूंगा कि आप कितने काबिल हैं। ये सुनकर दिलीप अचानक से रुक जाता है और हैरानी से कहता है, तुम क्या हर्ष मेरे बिना किसी काम के भाई की बात कर रहे हो? जय ये सुनता है और कहता है, कम से कम वो तुम्हारी तरह लोगों को अपने फायदे के मारता तो नहीं फिरता। सच बताऊं तो नाकार तो मुझे तुम लगते हो। बहरहाल हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब दिलीप ये सही तरीके से सुन लेता है तो हंसने लगता है। वह कहता है, ठीक है, तो मैं भी तब देखना चाहूँगा कि वह कितना ताकतवर है। और हाँ, मेरे मास्टर के वापस आते ही इस जगह को तबाह करने में फिर से आऊँगा। जब जय ये सुनता है तो वह उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। उसने ये पहले ही देख लिया था कि इस हिस्से को साम्राज्य बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये साम्राज्य के हर एक नए राजा के मन में पहले से ही भर दिया गया है कि इस हिस्से में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। राजकुमार अपने दांत भींचता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं पर प्रधानमंत्री भी वहाँ से चला जाता है। उन सब के जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी भास्कर जय की तरफ देखता है और गायब हो जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही वे तीनों ग्रेट एंसेस्टर कहते हैं, मैं हमारे साम्राज्यों की तरफ से इस असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी अब यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर सभी योद्धा जो कि उस नाव पर पिछले 1 घंटे से घुट रहे थे राहत की सांस लेते हैं। वहीं पर नायरा और देव जाने की बजाय जय और वैशाली की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 298। उस पूरे कांड के खत्म होने के बाद आखिर में सभी एक राहत की सांस लेते हैं और अपनी सही हालत को देखकर भगवान का शुक्र मनाते हैं। यह अनुभव उन सबके के लिए बहुत ही खतरनाक और आंखों को खोलने वाला था, खासकर उनके लिए जो कि साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी इतनी सी ताकत पर घमंड करने लगे थे। आखिर उन्हें पता चला कि असली ताकत क्या होती है, और असली ताकत के आगे वे किसी चींटी से कम नहीं हैं। जब प्रिंस और प्रधानमंत्री का जहाज वहां से चला जाता है तो सभी एम्परर और बाकी के तीनों ग्रेट एंसेस्टर होने वाले नुकसान और संभावित खतरों को दूर करने में लग जाते हैं। वहीं पर वे सभी योद्धा अपना इनाम पाने के बाद जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त एम्परर होएना सामने आता है और कहता है, मुझे खुशी हुई कि आप सभी जवान योद्धाओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन जैसा कि आप सभी देख ही चुके हैं कि हमारे साम्राज्यों का राजवंश से पंगा हो गया है। लेकिन खुशी को नहीं टाला जा सकता है और मैं आप सबको अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। 3 दिन बाद मेरी बेटी और इस यंग हीरो की सगाई होगी, जिसमें मैं तुम सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। अगर आपका मन हो तो हमारा साम्राज्य खुली बाहों से आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। वह ये कहता है और चला जाता है। उसे पता था कि सभी हिम्मत वाले, खासकर जब उन सबके के सामने ही साम्राज्य ने राजवंश के खिलाफ कदम उठाया हो,
खैर ये उसका मामला नहीं थी और सगाई की जल्दी इसलिए क्योंकि जय जाने वाला तो उससे पहले वह थोड़ी शादी के मामले में सुरक्षा तो चाहता ही था। जय भी पहले तो हक्का बक्का रह जाता है लेकिन उसे पता था कि ये तो होना ही था। वहीं पर वैशाली का चेहरा लाल हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके पिता इतनी जल्दी ये घोषणा भी कर देंगे। इस वक्त आइस प्रिंसेस नायरा और देव दोनों ही उन दोनों की तरफ आते हैं। देव आने के साथ ही कहता है, भाई जय तुमने ऐसा क्या जादू किया कि ये हमेशा गुस्सैल और किसी की न सुनने वाली लड़की तुम्हारे प्यार में गिर गई। मजाक। वह लेकिन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे वैशाली के गुस्से का सामना करना पड़ता है और उसके सर पर एक अच्छा सा निशान आ जाता है। नायरा इस वक्त सामने आती है और कहती है, बधाई हो, लेकिन ये कुछ जल्दी ही तुम शादी करने के लिए नहीं जा रही। वैशाली नायरा की बात सुनकर जय की तरफ देखती है। वह भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे कोई आपत्ति थी, लेकिन फिर भी शायद ये कुछ जल्दी नहीं था। जय उसे देखता है और कहता है, हम बस सगाई कर रहे हैं, शादी के लिए बहुत ही समय है और तुम्हारे पिताजी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस सगाई के बाद ट्रेनिंग के लिए कहीं पर जाने वाले हैं और वहां से वापस आने में ही 2 साल लग सकते हैं और तुम मेरे साथ चल रही हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो। वैशाली जब ये सुनती है तो वह समझ जाती है कि उसके पिता ने इतनी जल्दी क्यों की। वह पिछले 5 साल से अपने मास्टर के यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन अब उसके मास्टर ने भी उसे पूरी ट्रेनिंग कर भेज दिया और पिछले 1 साल से वह साम्राज्य में ही इधर उधर घूम रही थी और नायरा और देव के साथ किसी सेक्ट से जुड़ने को तैयार थी। वह जय से पूछती है, तुम ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर जाने वाले हो? जय ये सुनता है और कहता है, वो तो सरप्राइज है, लेकिन हाँ, आज से 1 साल बाद मेरे सेक्ट के टेस्ट शुरू होंगे, इसलिए तब तक ट्रेनिंग करते हुए वहाँ पर पहुँचना है और फिर उसके बाद आगे सेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तुमने भी अभी तक किसी भी सेक्ट में अपना कदम नहीं रखा होगा, तो तुम चाहो तो तुम भी उस सेक्ट से जुड़ सकते हो। मेरे नाना ने कहा था कि वह सेक्ट भले ही दुनिया की नज़रों में बहुत ही पीछे रह गया है, लेकिन वह सेक्ट अपने अंदर लाखों साल के इतिहास को समाये हुए है और बाकी की सारी चीज़ें बस उसका ऊपरी आवरण है। जय की बात सुनकर तीनों ही समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। वैशाली कहती है, हम कब निकल रहे हैं और तुम जिस जगह पर जा रहे हो वहाँ पर वो फल तो होंगे ही, मुझे वो बहुत पसंद आए हैं। जय जब ये सुनता है तो वह अपना सर हिलाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो फल तुम्हें इतने पसंद आएंगे। ये लो, इसमें बहुत से हैं। वह ये कहता है और एक स्टोरेज रिंग जो कि उसी तरह के फलों से भरी हुई थी वैशाली को दे देता है। वह जब उसे दे ही रहा था तभी हर्ष उसकी तरफ आता है। हर्ष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, तो क्या सोचा है तुमने? वह वैसे तो हर्ष के हाव भावों से निश्चित था कि फैसला पॉजिटिव ही, लेकिन फिर भी वह सीधा तो कह नहीं सकता था। वहीं पर हर्ष जय के आगे तुरंत झुक जाता है और कहता है, कैप्टन ग्रीटिंग लॉर्ड। ये दृश्य न सिर्फ जय को बल्कि वैशाली और बाकी के दोनों को भी हैरान कर देता है। जय वहीं पर जल्दी से आगे आते हुए हर्ष को उठाता है और कहता है, तुम्हें इस तरह करने की जरूरत नहीं है। मेरा हेवनली कोर्ट ज्यादातर एक परिवार की तरह ही, जहाँ पर भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण है और ये सारी चीजें उतनी जरूरी नहीं है। खैर, तुम अब मेरे हेवनली कोर्ट के एक कैप्टन हो और आगे से सभी मेंबर की ट्रेनिंग का काम तुम्हारा होगा। जय की बात सुनकर हर्ष वापस से खड़ा होता है। वह वैशाली की तरफ मुड़ता है और कहता है, ग्रीटिंग लेडी। वैशाली इस ग्रीटिंग के लिए तैयार नहीं तो वह अचानक से हैरान रह जाती है। वहीं पर देव और नायरा जय को इस तरह देखते हैं मानो वह कोई राक्षस हो। जय इसमें क्या ही कर सकता था। वह अपने कंधे उचकाता है और कहता है, तुम अब हमारे हेवनली कोर्ट के सदस्य बन गए तो फिर चलो तुम्हारा इलाज किया जाए, चलो मेरे साथ। वह ये कहता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा कर देता है। वह वैशाली और बाकी सभी को भी अलविदा कहता है। उसके जाने के बाद वहां पर वे तीनों ग्रेट एंसेस्टर आते हैं। वह ग्रेट एंसेस्टर को देखकर सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं पर ग्रेट एंसेस्टर वैशाली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो मेरी एक चिंता तो दूर होने जा रही है। मुझे लगा था कि मैं इस शैतान की शादी शायद ही देख पाऊंगी, लेकिन आखिरकार इसे कोई तो पसंद आया। दादाजी, वैशाली मुंह फुलाते हुए कहती है। ग्रेट एंसेस्टर अब पूछते हैं, वैसे कहाँ है वह लड़का जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया? वो किसी काम से गया है, बाद में वह सभी से मिल लेगा। वैशाली कहती है। ये देखकर ग्रेट एंसेस्टर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, अभी से अपने पति के लिए इतनी? अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। वह ये कहता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर उस जगह से निकल आने के बाद जय दोनों बहनों के पास जाता है और उन्हें अपने साथ वापस से हेवनली कोर्ट चलने को कह देता है और रास्ते में लोकेश भी उनके साथ ही वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद उसे सिंहपुर भी जाना था जो कि इस साम्राज्य की राजधानी थी। बहरहाल वह वापस आने के साथ ही उस बूढ़े आदमी को बाहर आने को कहता है जो कि उस जगह को देखकर वहां पर अपना निवास बना लेता है। वह अपनी अनुपस्थिति में उसे दोनों बहनों को थोड़ा बहुत मार्गदर्शित करने को भी कह देता है। इसके बाद वह हर्ष को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करता है। जब उन्हें पता चलता है कि साम्राज्य का प्रिंस उनका कैप्टन है तो वे बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। वह हर्ष को उनसे पहचान करने के लिए वहां पर छोड़ देता है।
कुछ समय बाद सब कुछ हो जाने के बाद वह हर्ष को अपने कमरे में बुलाता है। अब वह उस प्रक्रिया को शुरू करने वाला था जिसके लिए वह भी उत्साहित था, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि हर्ष के शरीर में ऐसा क्या है कि वह अपनी मार्शल सॉल को भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। वहीं पर ऐसा तो कोई प्रतिरोध नहीं होता जो कि किसी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर को रोक सके, भले ही उसकी क्षमता आगे बढ़ने की हो। वह हर्ष के शरीर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुसाता है और हैरान रह जाता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में, एपिसोड 299। अभी तक हमने पढ़ा कि जय ने हर्ष की परेशानी का पता लगाने के लिए उसके शरीर की जांच करना शुरू कर दी थी। जब वह उसके शरीर में अपनी सॉल फोर्स की मदद से झांकता है तो वह पाता है कि एक अजीब सी ताकत उसे वापस धकेल रही है। ये देखकर जय भी हैरान हो जाता है। वह जबरन अपनी आत्मीय ऊर्जा का उपयोग करता है और हर्ष के शरीर में झांकता है। जब वह ऐसा करता है तो वह एक लाल रोशनी को देखता है जो अचानक से उसकी सारी ऊर्जा को उसके शरीर के बाहर धकेल देती है। जय इस प्रतिकर्षण की वजह से खून की उल्टी कर देता है। जब हर्ष ये देखता है तो वह जय की मदद के लिए आगे आता है। जय अपने आप को संभालता है और हर्ष को चिंता न करने का इशारा करता है। वह कुछ देर तक रिकवरी के बाद सही हो जाता है और अपनी आंखों को खोलता है। वह फिर हर्ष से पूछता है, क्या तुम बचपन से ही बहुत ही मजबूत इंद्रियों के साथ पैदा हुए थे, जैसे कि तुम्हारी सुनने और लड़ने की क्षमता बचपन से अनावश्यक रूप से ज्यादा रही हो? जब हर्ष ये सुनता है तो वह दंग रह जाता है। वह कहता है, हाँ, मैं बचपन से अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा ताकतवर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मेरे शरीर की ऊर्जा की जांच की गई थी तो पता चला था कि मैं कभी भी किंग लेवल से आगे नहीं जा सकता, जिसने उन लोगों को मेरा मजाक बनाने का मौका दे दिया। खैर, इससे मुझे उनकी सच्चाई तो पता चली। जय उसकी बातों को सुनता है और अपना सर हताशा में हिलाता है। ये दुनिया सच में बहुत ही मतलबी लोगों से भरी हुई है। जब तक आपकी कोई कीमत है तब तक लोग आपके, और जिस दिन कीमत खत्म उस दिन आप उनकी नज़रों में कुछ नहीं रहते। जय कहता है, मेरा बचपन भी कुछ ऐसा ही रहा। खैर, वो सब छोड़ो, पहली बात तो तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है और तुम पूरी तरह से सही हो। तुम्हारी ये मार्शल सॉल इसलिए अवेकन नहीं हो रही क्योंकि अभी तक तुम पूरी तरह से उसके लिए तैयार नहीं हुए हो। तुम्हारी मार्शल सॉल एक टाइटन मार्शल सॉल है जो कि अवेकन करने के लिए तुम एक विशिष्ट शारीरिक स्तर हासिल करना होगा। जब हर्ष ये सुनता है तो उसकी कुछ भी समझ नहीं आता। जय भी उसके कंफ्यूजन को समझता है और कहता है, तुम्हारी मार्शल सॉल बाकी के लोगों से अलग है। तुम्हारी मार्शल सॉल तुम खुद ही हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर की शारीरिक मजबूती को इस हद तक ले जाना होगा कि तुम एक शुरुआती एम्परर के हमले को बिना किसी भी डिफेंस के सहने के बाद भी बच जाओ। तब तुम अगर वातावरण की ऊर्जा को धारण करना शुरू करोगे तो तुम्हारा शरीर एक तरह की विकास प्रक्रिया में जाएगा जो कि तुम्हारी मार्शल सॉल अवेकनिंग कहलाएगी। वह विकास प्रक्रिया ही तुम्हें किंग लेवल से बढ़कर एक एम्परर लेवल पर पहुंचाएगी। और अब तुम अपने शरीर को कैसे ट्रेन करोगे तो ये तुम मुझ पर छोड़ दो। वह ये कहता है और आंख बंद कर तकनीकों की खोज में लग जाता है। जब वह ये कर रहा था तभी मनसा अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से एक स्क्रोल को आगे बढ़ा देती है। वह स्क्रोल एक सुनहरे रंग के साथ चमक रहा था और उस पर लिखा था, हेवनली बॉडी। यह एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक थी जो कि किसी भी अन्य बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक से अलग थी। कहा जाता है कि इस तकनीक को पूर्ण रूप से अभ्यास करने वाला व्यक्ति एक देव स्तर के हमले को भी आसानी से सह सकता है। जय की कल्टीवेशन तकनीक अपने आप में ही एक पूर्ण विकसित तकनीक थी और वह इस तरह की तकनीकों से कहीं आगे थी। लेकिन फिर ये तकनीक अगर दुनिया के सामने लाई जाए तो दुनिया इस तकनीक को पाने के लिए पागल हो जाएगी। जय उस तकनीक को बाहर निकालता है और उसे हर्ष की तरफ बढ़ा देता है। हर्ष उस तकनीक को लेता है और उसे थोड़ा बहुत देखता है। जब वह उसे थोड़ा बहुत ही पढ़ता है उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती है। वह कहता है, मैं ये तकनीक कैसे ले सकता हूँ? ये बहुत ही कीमती तकनीक है और अगर इसकी नीलामी की जाए तो इस जैसे 3 साम्राज्यों की जितनी कीमत तो केवल ये तकनीक ही हासिल कर लेगी। जय जब ये सुनता है तो वह एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें इस तरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये तकनीक तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस तकनीक की मदद से जल्द ही अपनी इस रुकावट को पार कर जाओगे। मैं कुछ दिनों में यहाँ से निकलने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अनुपस्थिति में इन लोगों का ख्याल रखो। और हाँ, हम एक परिवार की तरह हैं तो वैसे भी, जय कहता है और हर्ष उसका इशारा समझ जाता है। वह तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, लॉर्ड, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। जय ये सुनता है तो वह थोड़ा शर्मिंदा सा होता है क्योंकि वह अपने आप को इस तरह लॉर्ड कहलवाने का आदी नहीं था। वह कहता है, तुम्हें मुझे लॉर्ड कहने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मुझे यंग मास्टर कह सकते हो। हर्ष ये सुनता है और जय की दुविधा को समझता है क्योंकि उसने भी इस तरह की समस्याओं को सहा था।
वह बात मान जाता है और जय के अपने पूरी तरह से ट्रीटमेंट के खत्म होने के बाद वहां से चला जाता है। जय उसे एक एनर्जी एसेंस स्क्रोल भी देता है जो कि उसे उस तकनीक को कल्टीवेट करने के बाद जब लगे कि वह तैयार है तब कल्टीवेट कर सकता था। वह अब अपने कल्टीवेशन में लग जाता है और अपनी स्टेज को स्टेबल करता है। ऐसा करने के बाद वह लोकेश को बुलाता है। वह कहता है, तुमने अभी अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने पर ध्यान देना चाहिए और आगे किसी भी जल्दी ब्रेक थ्रू पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कल्टीवेशन का रास्ता जितनी सूझबूझ से चला जाए उतना ही सही है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए बुलाया है। लोकेश जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। वह एक किंग लेवल का एक्सपर्ट है। माना कि जय जानकारी में उससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वह ऐसे ही किसी भी किंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कैसे कर सकता है। जय उसकी दुविधा को मानो समझता हो कहता है, तुम्हें अपनी ताकत को एक इनेट ग्रैंड मास्टर के शुरुआती चरण के योद्धा पर ही सीमित करना होगा। जब लोकेश ये सुनता है तो वह थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी एक इनेट ग्रैंड मास्टर ये भी बहुत ही ज़्यादा था। जय लेकिन उसे करने को कहता है तो वह अब क्या ही कर सकता था। वह अपनी ताकत को इनेट ग्रैंड मास्टर के शुरुआती चरण पर स्थापित करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जय भी लड़ने को तैयार था। वह अपने भाले को निकालता है और अपनी तकनीक की मदद से लड़ने को तैयार था। चूंकि दोनों ही अपनी मार्शल सॉल का उपयोग नहीं कर रहे थे तो उनकी गति किसी सामान्य योद्धा की तरह ही थी और न ही ज़्यादा गिरावट थी न ही ज़्यादा बढ़त। जय अपने भाले की तकनीक की मदद से लोकेश पर कल्टीवेशन गैप और ताकत के गैप के बावजूद भारी पड़ रहा था। ये देखकर वह दंग रह जाता है और जय की प्रतिभा की सराहना करता है। करीब 30 मिनट तक अभ्यास के बाद आखिरकार वे दोनों रुकते हैं। जय इस फाइट से ये तो अनुमान लगा चुका था कि वह अब एक महाशक्ति रैंक के शुरुआती चरण के योद्धा से टक्कर ले सकता है। चूंकि लोकेश तो एक प्रतिभाशाली योद्धा, अगर कोई साधारण योद्धा हुआ तो वह और भी आसानी से टक्कर ले सकता है और अब तक तो शायद वह मुकाबला कई बार खत्म कर भी चुका होता। वह प्रैक्टिस खत्म करने के बाद खाना खाने के लिए जाता है और फिर लोकेश और दोनों बहनों की जिद पर उन्हें अपने साथ लेकर सूर्यगढ़ के लिए निकल जाता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 300। अभी तक हमने पढ़ा कि जय हर्ष को हेवनली बॉडी मेथड देने के बाद अपने थोड़े बहुत काम निपटाता है, अपनी स्टेज को स्टेबल करता है और फिर लोकेश के साथ सिंहपुर के लिए निकल जाता है। प्रीति और कीर्ति की जिद पर जय को उन्हें भी साथ में ले जाना पड़ता है। उन्हें लेने के लिए एक जहाज का इंतजाम पहले ही कर दिया गया था, इसलिए वे चारों उस जहाज पर सवार होते हैं और सिंहपुर के लिए निकल जाते हैं। वह जहाज आकार में एक टाइटैनिक जितना बड़ा था और वह अक्सर ही सेवा प्रदत्त जहाज था जो कि सिंहपुर और सूर्यगढ़ के बीच आवागमन की सेवा प्रदान करता है। यह एक साम्राज्य की सेवा के लिए उपयोग किया जाने वाला जहाज था जो कि साम्राज्य ने अपने नागरिकों को दूर की सिटीज के बीच आवागमन के लिए स्थापित किया है। इन्हें हम वर्तमान के हमारे हवाई जहाज़ों की तरह समझ सकते हैं। जय और बाकी चारों के लिए VIP एरिया की टिकट पहले ही बुक कर दी गई थी, तो वे बिना किसी भी परेशानी के जहाज में सवार हो जाते हैं। इस जहाज में करीब 1000 लोगों को साथ ले जाने की क्षमता थी, वो भी बिना किसी परेशानी या फिर दबाव के। जय अपने कमरों को ढूंढता है और थोड़ा बहुत देख लेने के बाद वह बाहर की हवा लेने के लिए आ जाता है। सिंहपुर पहुंचने में उन्हें करीब 2 दिन का समय लगने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिंहपुर जाने से पहले जहाज रायगढ़ में 4 घंटे के लिए रुकने वाला था और वहां से कुछ सामान का लादने वाला था जो कि सिंहपुर पहुंचना था। जय को खैर इससे कोई भी परहेज नहीं था। वह आसमान से डेमनिक फॉरेस्ट की विशालता को देखता है और थोड़ा बहुत हैरान भी होता है। उसने अभी तक डेमनिक फॉरेस्ट को भी पूरी तरह से नहीं देखा था और यहाँ देखो एक और डेमनिक फॉरेस्ट। उसे फिर अचानक से उस मेले की याद आती है। वह मन ही मन सोचता है कि वह मेला अगले 1 महीने और चलेगा, तो ये सब खत्म होने के बाद वह सबसे पहले बाहर निकलते ही उस मेले को देखेगा और उसके बाद वह अपने आगे की यात्रा करेगा। उसे स्काई एम्पायर की कैपिटल सिटी दी सन सिटी में जाकर अभी अपने मुकाबले को भी अंजाम देना था जो कि उसने उस लड़की के साथ रखा था। नाम आप कमेंट्स में बताएंगे। वह सामने का नज़ारा देखता है और डेमनिक फॉरेस्ट की विशालता को देखकर बार बार हैरान होता है। उसने ये भी सुन रखा था कि डेमनिक फॉरेस्ट के भीतर एक जानवरों का साम्राज्य भी मौजूद है जिसमें बहुत सी ताकतवर जानवरों की ट्राइब रहती हैं, जैसे कि फीनिक्स ट्राइब, ड्रैगन ट्राइब। लेकिन कहते हैं ना कि आप जितने ताकतवर होंगे आपकी पहुंच उतनी ही होगी। उन ताकतवर लोगों के लिए ये हकीकत हो सकती है, लेकिन जय के स्तर के लोगों के लिए जो कि छोटी सी जगहों पर रहते हैं उनके लिए ये केवल एक कहानी ही हो सकती है जो कि उनके मनोरंजन के लिए है। जय भले ही अभी कमजोर था, लेकिन उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वह इतना ताकतवर बनेगा कि इस दुनिया में कोई भी उसके आगे खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। ये दृढ़ता उसके शरीर में मौजूद उस मार्शल सॉल में कुछ परिवर्तन करती है, लेकिन जय को उसका पता नहीं चलता। बहरहाल वह कुछ और देर तक सामने का नज़ारा लेता है और फिर प्रीति और कीर्ति को उनकी एल्केमी तकनीक के बारे में सिखाने लगता है।
ऐसा करते करते शाम हो जाती है और खाने का समय हो जाता है, इसलिए वे सभी उस जहाज के कैंटीन एरिया में पहुंच जाते हैं। जय और बाकी के तीनों एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। लोकेश उनके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। वे तीनों बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं और प्रीति और कीर्ति अपनी बचकानी बातों में लग जाती है, लेकिन इस वक्त किसी की उन पर नज़र थी, उन पर नहीं तो प्रीति और कीर्ति पर। जय का ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देता है। अगर वे उसे परेशान नहीं करेंगे तो वह भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया जो कि उनके लिए अच्छा नहीं हो तो जय भी कौन सा सीधा है, वह उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि वे अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी और के साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। वहीं पर दूसरी ओर जो कि उन दोनों लड़कियों को घूर रहा था, वह एक मध्यम आयु का बदसूरत सा आदमी था। उसके दोनों ओर एक लड़की बैठी हुई थी जो सुंदर थी, लेकिन उस आदमी के मुकाबले वे बहुत ही छोटी थी। वे दोनों ही उस आदमी को खुश करने की कोशिश कर रही थी। वह आदमी इन सभी हरकतों से किसी अमीर परिवार का हिस्सा लग रहा था। वह अपनी जीभ को होठों पर फेरता है और फिर कहता है, वे दोनों लड़कियां कौन हैं और वे दोनों मेरी नज़रों से बच कैसे गईं? उस आदमी की बात सुनकर एक आदमी जो कि थोड़ा सा हट्टा खट्टा था और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घाव था, वह बहुत ही भयानक दिख रहा था और अपने चारों ओर एक ताकतवर आभा लिए हुए था। वह एक इनेट ग्रांड मास्टर का शुरुआती चरण का योद्धा। वह कहता है, वे चारों VIP कमरे क्रमांक 123 में रहते हैं और उनका एक साथी है जो कि शायद मेरी ही तरह एक इनेट ग्रांड मास्टर है। बाकी में भी उसके लेवल को नहीं देख पा रहा था। ये सुनकर वह आदमी अपने चेहरा घिनौनेपन में घुमाता है और उस आदमी के चेहरे पर तमाचा जड़ देता है। वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इनेट ग्रांड मास्टर किसी गाजर मूली की तरह हर जगह होते हैं? उस आदमी ने जरूर ही कोई तकनीक इस्तेमाल की होगी अपने लेवल को छुपाने के लिए, और बाकी भले ही वह एक इनेट ग्रांड मास्टर हो, क्या वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे? जाओ जाकर उन दोनों लड़कियों को लेकर आओ। जी हुजूर, वह आदमी अपना सर नीचे कर कहता है। उसका ये मालिक अक्सर उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है, लेकिन उसके इस मालिक का पिता एक बहुत ही बेरहम और राक्षस जैसा आदमी है जो कि किसी इंसान को मारने से पहले उसे बहुत ही तड़पाता है। ये बाल्ड ईगल मर्चेंट्री ग्रुप के मालिक का सबसे बड़ा बेटा है और इस चीज़ का इसने बहुत ही फायदा उठाया है। वह आदमी बात मानने के अलावा क्या ही कर सकता था। वह आगे बढ़ता है और जय की टेबल के पास आ जाता है। वह प्रीति और कीर्ति दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, मैडम, मेरे मालिक चाहते हैं कि आप उनके साथ खाने पर आएं। उसकी आवाज़ में हल्का सा आदेश देने का भाव था। प्रीति और कीर्ति दोनों ही उसके मालिक की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर घिन के भाव आ जाते हैं। वे कहती हैं, तुम्हारे मालिक को अगर कोई चाहिए तो किसी और को देखे, और वह होता कौन है मुझे इस तरह हुक्म देने वाला? जय चुपचाप बैठा रहता है और कुछ नहीं कहता। वह आदमी वहीं पर दोनों लड़कियों की बातों से ज़्यादा गुस्सा नहीं होता जैसे कि वह रोजाना इस तरह की चीज़ों को देख रहा हो। वह कहता है, मैडम, मेरे मालिक बाल्ड ईगल मर्चेंट्री ग्रुप के हेड हैं, अगर आप अपनी भलाई चाहती हैं तो मेरी बात मान लें। जब दोनों ही लड़कियां उस नाम को सुनती हैं तो वे हल्की सी घबरा जाती हैं। जय भी ये देखकर थोड़ा चकित होता है। वह तुरंत बाबा को इस बाल्ड ईगल मर्चेंट्री ग्रुप की जानकारी निकालने के लिए बोलता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये आसपास के 3 साम्राज्यों का सबसे ताकतवर मर्चेंट्री ग्रुप है और इसका मालिक एक एम्परर है और उसके 3 वाइस प्रेसिडेंट है जो कि किंग लेवल के एक्सपर्ट हैं। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और उस आदमी को देखते हुए कहता है, अपने उस बदसूरत से मालिक से जाकर कहो कि किसी भी लड़की को इस तरह नहीं पूछा जाता, और अगर उसका कीड़ा शांत नहीं हो रहा है तो ये उसके और उसके बाल्ड ईगल मर्चेंट्री ग्रुप के लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। और हाँ, ये मेरे आखिरी बात है, और अगर तुमने एक और बार धमकी या फिर किसी और चीज़ के लिए अपना मुंह खोला तो तुम्हें जवाब नहीं मार मिलेगी। वह आदमी अचानक से हैरान हो जाता है। वह कहता है, तुम जानते भी हो मैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसके सामने से कोई चीज़ उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है और फिर अचानक से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसकी पीठ किसी चीज़ से टकराती है। वह जब होश में आता है तो वह पाता है कि क्या हुआ है। वह तुरंत गुस्सा हो जाता है। वहीं पर वह बदसूरत सा आदमी भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और जय की तरफ गुस्से और हैरानी से देखता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।